नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री अभय दुबे, जिनका परिचय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग अभी हैं वो सब अभय जी को सुनना चाहते हैं और मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। बल्कि आज मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया कि जिन लोगों ने भी कमेंट किए हैं, अभय जी को पिछली बार 54,000 लोगों ने देखा और कमेंट किए हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोग जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो सोचने समझने वाले लोग हैं और जो अभय जी की बात के ऊपर एक आइडियोलॉजिकल कमेंट करते हैं, मैं उनके नाम अगली बार से लेना शुरू करूँ। इसलिए आप अभय जी का प्रोग्राम देख करके आपको जो भी लगता है आप कमेंट करें। तो मैं अगले शनिवार या रविवार को जब अभय जी हमारे साथ दोबारा आएंगे, तब हम आप लोगों के नाम भी उनसे लेंगे और अगर आपके दिमाग में कोई सवाल होगा तो अभय जी से हम उन सवालों को भी पूछने की कोशिश करेंगे। सवाल तात्कालिक नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, सवाल वैश्विक और सार्वदेशिक हों तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभय जी हमारे देश के एकमात्र ऐसे कमेंटेटर हैं, टिप्पणीकार हैं, जो सीधे सीधे विषय को उसके सिद्धांत के साथ जोड़ करके देखते हैं और हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये विषय है क्या। अब ये क्षमता देश में बहुत सारे लोगों में नहीं है। जो बचे होंगे उनमें अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। अभय जी, आपका स्वागत है। और मेरा सवाल आज आपसे, जिस एक चीज़ के बारे में देश के लोग जानना चाहते हैं वो मैं भी जानना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन को देखते हुए, किसान आंदोलन के परिणामों को देखते हुए, देश के लोगों के ऊपर इसका असर देखते हुए, और ख़ासकर जो 2 चीज़ें पिछली बार हुई, इतनी किसान पंचायतें हुई और जिस तरीके से किसानों का रेल रोको आंदोलन सफल हुआ। अभी मैं गुजरात की लड़कियों का एक वीडियो देख रहा था आपसे बात करने से पहले, उनका वीडियो क्लिप आई छोटी सी, कि वो जलंधर स्टेशन के ऊपर वो जा रही थी वैष्णो देवी अहमदाबाद से। 8-10 लड़कियां हैं, तो उन्होंने पंजाबी लड़कियों को वहाँ स्टेशन पर गरबा सिखाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि हम 4 घंटे के लिए यहाँ रुके हैं, हम इनको पंजाबी लड़कियों को अपना गुजराती गरबा सिखा रहे हैं। और वो इतना एक मनोरंजक, क्या ज्ञानवर्धक का दृश्य था कि किसी ने कोई गुस्सा नहीं किया कि किसानों के लिए ये ट्रेन यहाँ क्यों रोकी हुई है, आगे कहीं पर धरना चल रहा होगा। तो अभय जी, इन सारी चीज़ों को देखते हुए देश की राजनीति की दिशा और दशा, इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। अब आप धीरे धीरे हम बात करेंगे, पर आप अगर इसकी शुरुआत करें तो बहुत अच्छा है। संतोष जी, मुझे लगता है कि इस प्रकार की चर्चा करते समय हमें काफी सतर्कता बरतनी चाहिए। उसका एक कारण है, किसी भी आंदोलन का व्याकरण भिन्न होता है और चुनावी राजनीति का व्याकरण उससे बिल्कुल अलग तरह का होता है। एक व्यक्ति जो आंदोलन में भाग लेता है, कोई जरूरी नहीं कि जब वो वोट देने के लिए जाए तो उन्हीं संदर्भों में सोचकर वोट दे, क्योंकि वोट देते समय उसके दिमाग में बहुत सी बातें होती हैं, बहुत सारे सरोकार होते हैं, उसके जुड़ाव सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक, जातिगत, धर्मगत जुड़ाव भी उसके अंदर एक भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बहुत विशाल महापंचायत हो रही थी, तो वहाँ मिंट अखबार, जो हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का है, उसके रिपोर्टर वहाँ गए और उन्होंने वहाँ कई किसानों से ये पूछा कि अगली बार आप किसको वोट देंगे। तो उनमें से कई किसानों ने एक ही किस्म की बात कही और वो बात इस तरह की थी, वो पूरा वाक्य मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। अरे, हमारा माइंड हाईजैक कर लिया गया था, हम हिंदू की तरह वोट देने लगे थे, अगली बार हम किसान की तरह वोट देंगे। तो अब इससे हम लोग नतीजा निकाल सकते हैं कि अगली बार वो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। लेकिन अभी जब उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे, उसके बीच में अभी 1 साल का समय है, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याओं को देखकर एक किसान के तौर पर, जो जाट समाज है, किसान के तौर पर उनकी समस्याओं के समाधान की कोई बड़ी पहल करे। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार और केंद्र सरकार मिलकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो चीनी मिल मालिक हैं उनके ऊपर एक दबाव बनाए कि वो विभिन्न किस्तों में 12-13 हजार करोड़ रुपए उनका बकाया है, विभिन्न किस्तों में किसानों को देना शुरू करें। अगर ऐसी प्रक्रिया शुरू हो गई तो वो न केवल हिंदू के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पहले वोट देते थे, इस बार वो सोचने लगेंगे कि क्यों ना किसान के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए।
तो अभी बहुत समय है चुनाव और उसके बीच में। ये मान लेना कि अभी जो असंतोष है वो सीधे सीधे चुनावी असंतोष में बदल जाएगा और लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मतदान करेंगे, ये इस निर्णय पर पहुंचना उचित नहीं है। असंतोष बहुत जबरदस्त है, नाराजगी है, और वो उस नाराजगी की वजह से भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। मेरे ख्याल से पिछले 7 साल में पहली बार अमित शाह ने चिंतित होकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेता हैं, उनकी भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, उनकी बैठक की। 2 बैठकें हुई और उन 2 बैठकों के बाद में उन सबको वहां भेजा गया है कि वो पंचायतों में जाएं, खाप पंचायतों में जाएं, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें और केंद्र सरकार का जो दृष्टिकोण है, भारतीय जनता पार्टी का जो दृष्टिकोण है कृषि को लेकर, वो लोगों के सामने रखें, उनकी नाराजगी दूर करें। और अब जो मामला बिल्कुल एक तरफा हो गया है, केवल आंदोलनकारी ही किसानों के साथ में संवाद स्थापित कर रहे हैं। सरकार का और पार्टी का संवाद पूरी तरीके से टूट गया है। इस संवाद को दोबारा स्थापित किया जाए। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी की इस मुहिम का नतीजा क्या निकलता है। इस मुहिम के 2 नतीजे हो सकते हैं। पहला नतीजा ये हो सकता है कि जो कि पंजाब में हो रहा है और जो हरियाणा में हो रहा है, वहां पर अगर भाजपा के लोग किसानों से संवाद स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें हूटिंग का सामना करना पड़ता है और उनके खिलाफ धरने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि भाजपा दोनों प्रदेशों में काफी डरी हुई है। उनके नेता अपने घरों में कैद हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है बाहर निकलने की। अभी जो पंजाब में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए उसमें भाजपा का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। जाहिर है कि भाजपा किसानों की पार्टी नहीं है, लेकिन वो कम से कम जो शहर के हिंदू व्यापारी हैं और दूसरे लोग हैं, उनकी पार्टी तो है, तो उनके वोट तो उन्हें मिलने चाहिए थे। दिक्कत ये हुई कि भाजपा ने ना उम्मीदवार खड़े कर पाए। आंदोलन की वजह से 30 भाजपा नेताओं के खिलाफ पिछले 4 महीने से पंजाब में पक्के धरने चल रहे। पक्का धरना का मतलब होता है एक बड़ा सा टेंट जिसके नीचे 200 किसान बैठे रहते हैं। जब वो लोग अपनी जीपें लेके निकलते हैं तो उनका घेराव होता है, मतलब वो बिल्कुल डरे हुए हैं। पंजाब में जो भाजपा का एकमात्र सिख चेहरा है वो 3 महीने से दिल्ली पड़ा हुआ है, वो डर के मारे अपने इलाके में जा नहीं रहा। तो ये आर्थिक मांगों के आंदोलन की का सामाजिक राजनीतिक चरित्र है, जिसकी वजह से उस पूरे आंदोलन के क्षेत्र में उसका दबदबा बन रहा। लेकिन ये मान लेना कि यही परिस्थिति मुतवातिर जारी रहेगी, इसी तरीके से संतोष परत दर परत बढ़ता चला जाएगा और वो एक भाजपा विरोधी मतदान में उसका नतीजा निकलेगा, ये मान लेना अभी उचित नहीं होगा। परिस्थितियां इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, हरियाणा में भी, पंजाब में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी और राजस्थान के भी बड़े इलाकों में परिस्थितियां इन 4 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। भाजपा एक बहुत बड़े राजनीतिक नुकसान का सामना कर रही है। अब हमें राजनीतिक समीक्षक के तौर पर देखना होगा कि वो इस नुकसान की भरपाई कैसे करती है, वो वापसी करने की कौन सी युक्तियां अपनाती है और उसके लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं, ये हम लोगों को अभी देखना होगा। इसमें एक और पहलू है कि इस पहलू में मैं बाद में आऊंगा कि जो नीतिगत और दीर्घकालीन रणनीतिक पहलू है। अभी आप सवाल जवाब करेंगे तो उसमें फिर सही बात होगी। जी, मैं असल में राजनीतिक तौर पे चुनाव के ऊपर नतीजे के संदर्भ में इस सवाल को नहीं पूछ रहा हूँ। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि देश के लोग क्या आर्थिक, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, आर्थिक सवालों के ऊपर चलने वाले आंदोलन और किसानों का आंदोलन कुल मिलाकर के आर्थिक ढांचे को प्रभावित करता है, उससे जुड़ा हुआ है। जो धनी लोग हैं या कॉरपोरेट वर्ल्ड जिसे कहते हैं, उसके खिलाफ एक तरीके का माहौल बना रहा है किसान आंदोलन। मेरे पूछने का मतलब ये था और अभी भी है कि लोगों की समझ में, लोगों की जिज्ञासा में, चुनाव के नज़रिए से नहीं लेकिन देश के सवालों को लेकर के, क्योंकि अब तक तो देखा ये गया है कि देश के सवालों को लेकर के लोग चिंतित होते ही नहीं हैं, तात्कालिक प्रश्नों को लेकर के वो उनके रिएक्शंस आते हैं। इस किसान आंदोलन ने देश के लोगों की, नौजवानों की, महिलाओं की, कितनी भागीदारी महिलाओं की उसको देखते हुए पूछना हूँ, सारे देश में एक जागरण सा पैदा किया है। वो जागरण राजनीति के ऊपर कोई दबाव डाल पाएगा? और राजनीति से मेरा मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है, राजनीति से मेरा मतलब विपक्ष के लोग भी हैं।
क्योंकि किसान तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव तो पार्टियां ही लड़ेंगी। आपका ठीक कहना है कि उसमें और भी तत्व होंगे, पर कुल मिलाकर के एक दबाव होता है। जैसे जेपी आंदोलन में एक दबाव था, गांधी जी के आंदोलन का एक दबाव था, वीपी सिंह के आंदोलन का भी एक दबाव था। और वीपी सिंह के आंदोलन का तो सबसे जो निगेटिव पहलू ये था कि सारे देश में इतना जागरण होने के बावजूद उन्हें सीटें मिली थी सिर्फ 144 जनता दल को। तो मैं अभी चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आपने बिल्कुल सही कहा, जब नजदीक आए तब करेंगे। पर देश के लोगों के मानस को अर्थ आर्थिक सवालों से जोड़ने में ये आंदोलन कितना सफल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार इस एमएसपी के सवाल ने सारे सीमाएं तोड़ करके देश भर के किसानों में एक संदेश भेजा है कि गरीब किसान को भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, जिसको मोदी जी कहते हैं छोटा किसान। हमारे यहाँ सोमपाल जी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में तो जो 6.25 एकड़ का की सीलिंग लग गई है, तो वहाँ तो कोई बड़ा किसान है ही नहीं, सब नीचे छोटे किसान हैं। तो उन्होंने कहा कि मोदी जी अगर चाहते हैं छोटे किसानों के लिए कुछ करना, तो इन तीनों एमएसपी को उत्तर प्रदेश में ही लागू कर दें, अगर उनको ट्राई करना है। इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये सवाल लोगों को कुछ बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, आपके पास इसको लेकर के क्या जानकारी है? देखिए, जानकारी तो नहीं है ऐसी विशेष, लेकिन विश्लेषण है, एक विश्लेषण मैं रख जी, सकता हूँ। जानकारी असल में ये तथ्यात्मक होती है, और अभी इस विषय में जब कई तरह के सर्वेक्षण होंगे, पत्रकार लोग जमीन पर जाएंगे और अंदर जाके बातचीत करेंगे और निकल के बातें आएंगी, और बहुत घटनाएं अपने चरम पर पहुंचकर एक नतीजे के रूप में हमारे सामने आएंगी, तब तथ्य हमारे सामने आएंगे। मेरा एक विश्लेषण है जिसके जी, मैं विचार भी करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर विचार करें उसके ऊपर। जी, मेरा मानना है कि इस आंदोलन ने पिछले 7 साल में पहली बार जो मोदी सरकार की जो अथॉरिटी है, यानी जिसका मोदी सरकार का जो जिसे कह सकते हैं कि मोदी सरकार का जो बोलबाला स्थापित हो रहा था, उसको एक बहुत जबरदस्त और गहरी चुनौती दी, और जी, वो चुनौती अब दिखने लगी है। इससे पहले माहौल ये था कि सरकार के खिलाफ जो आंदोलन वगैरह होता भी था, जैसे कि शाहीन बाग का धरना हुआ, या सीए नागरिकता के प्रश्न पर जगह जगह आंदोलन, दूसरे किस्म के आंदोलन हुए हैं। तो उन आंदोलनों के खिलाफ इस सरकार की युक्तियां कुछ इस तरह की थी कि उन पर कभी राष्ट्रद्रोही होने का बिल्ला लगा दिया जाता था, कभी उन्हें पाकिस्तान से उसके संबंध स्थापित कर दिए जाते थे, और इस तरीके या दंगा करा देते थे, तो उसके बाद वो चीजें पिट जाती थी। इस आंदोलन में भी वो सब हथकंडे इस्तेमाल किए गए, हमारे सामने स्पष्ट हो, तो चर्चा करके हम लोग अपना समय जाया नहीं करेंगे। लेकिन ये सब हथकंडे इस आंदोलन को प्रभावित कर पाने में, उसको हतोत्साहित कर पाने में और उसकी गति धीमी कर पाने में नाकाम। इसकी वजह से हुआ यह है कि पिछले 85, तो मेरे ख्याल से 90 दिन होने जा रहे होंगे, पिछले 3 महीने हो गए पूरे, 90 दिन से मोदी सरकार की अथॉरिटी को लगातार एक चुनौती मिल रही है, और सरकार उस चुनौती का सामना नहीं कर पा रही है, उस चुनौती को तोड़ नहीं पा रही है सरकार। प्रधानमंत्री हर 2-3 दिन बाद किसानों के बारे में कुछ न कुछ बोलते हैं, कभी वो उन्हें गुमराह कहते हैं, कभी कहते हैं इनको गाइडेंस की जरूरत है, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। भाजपा के छोटे कार्यकर्ता से लेकर बड़े रणनीतिकार तक और प्रधानमंत्री तक तरह तरह की भाषाओं में, तरह तरह के लहजों में वक्तव्य दिए जाते हैं इस आंदोलन के बारे में। लेकिन फिर भी चुनौती अपनी जगह पर खड़ी हुई है, और देश की राजधानी घिरी हुई है। सबसे बड़ी बात यह, देश की राजधानी घिरी हुई है, और इस सब दिख रहा है सबको। जो मोदी समर्थक मीडिया भी इसकी खबर देने के लिए मजबूर है। जी, हाँ, वो बहस में कभी आंदोलन के किरदार पर शक व्यक्त करता है, कभी कहता है कि भाई रेल का चक्का जाम करने की क्या जरूरत थी, कभी कहता है कि टूल किट वाला मामला ले आता है। ये तमाम मामले ले आए जाते हैं और उनके ऊपर लगातार टीवी पे प्रोग्राम हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उन प्रोग्रामों में भी किसान आंदोलन का एक प्रवक्ता होता है जो बड़ी मजबूती से अपनी बात कहता है। और मैंने तो इतनी कुशलता से सरकारी तर्कों और सरकार समर्थक मीडिया के तर्कों का विरोध करते हुए पिछले 7 साल में पहली बार किसी लोगों को देखा है। वो इस आंदोलन के प्रवक्ता है जिनके हम पहले से हम नहीं जानते थे, वो नाम भी नए हैं सारे के सारे।
लेकिन वो कितनी खूबी के साथ में हर बात का खंडन करते हैं और बड़े मजबूत तर्क रखते हैं, ऐसे तर्क रखते हैं कि सुनने वाला उससे मुतासिर हो जाए। ये सब जो हो रहा है ये अपने आप में बिल्कुल नई घटना है, और मोदी की अपनी और उनकी पार्टी की और उनकी सरकार की जो अथॉरिटी है उसको जो चुनौती मिल रही है, ये राजनीति की सबसे बड़ी घटना है। लोगों तक किस रूप में ये चुनौती पहुंच रही है, लोग इस चुनौती का किस तरह विश्लेषण कर रहे हैं, ये चीजें अभी इनको समझ पाना अभी पूरी तरह मुश्किल है। अभय जी, इस आंदोलन का के दो पहलू हैं जो आपने कहा, जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। एक तो इस आंदोलन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण को समाप्त कर दिया, और जिस तरीके से मुसलमान और जाट एक साथ मिलकर के आंदोलन कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो जवाब देते हैं कि हमारे दिमाग को तो, जो अभी आपने कहा कि उस पंचायत में ये चर्चा हुई, मिंट के लोग क्यों गए थे, वो आम तौर पर हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि हमको तो हिंदू मुसलमान में बांट दिया था। और एक जगह मैंने देखा कि लड़के घेर करके एक न्यूज़ के संवाददाता को, जो बहुत ज़्यादा हिंदू हिंदू करते हैं, उनको घेर के कह रहे थे कि भैया तुम बताओ यहाँ कहाँ हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, यहाँ कौन पाकिस्तानी। और वो वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पे वायरल किया बातचीत का, और वो कह रहा था कि नहीं हम, आप हमें परेशान कर रहे हैं। उनका कि हम परेशान कर रहे हैं? परेशान तो आप कर रहे हैं हमको। जिस तरीके से, जो आपने कहा, प्रवक्ता जो तर्क दे रहा है उससे मजबूत तर्क ये जो नए शामिल होने वाले, चलती भाषा में जिसे नए रंगरूट कहें, नौजवान कहें, किसान कहें, जो 90 साल का 80 साल का बुजुर्ग कह रहा है वही नया लड़का वहाँ कह रहा है। कोई उसमें कॉमा फुल स्टॉप का भी फर्क नहीं है। ऐसा लगता है जैसे एक बिल्कुल शिविर लगा हो, जिस शिविर में सैद्धांतिक बहस हो रही हो और उससे लोग सहमति जाहिर कर रहे हों। एक दूसरा, जिस तरीके से किसानों के सवालों को लेकर के देश में पहली बार, क्योंकि अब तक तो किसानों के आंदोलन लीडरशिप को लेकर टूट जाया करते थे और अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग आंदोलन चलते थे, पर इस आंदोलन ने सारे देश के किसान संगठनों को भी एक कर दिया, चाहे वो एक्सट्रीमिस्ट होने का उनके ऊपर आरोप लगे या कुछ। और सरकार ने जो ये खतरनाक खेला, खालिस्तान शब्द को जो दोबारा जिंदा किया, लोग वहाँ कह रहे हैं आ जाओ भैया दिखा दो हम में से कौन खालिस्तानी है। अब जो मीडिया के साथ उनका तुर्की बतुर्की सवाल जवाब होता है, वो भी एक कमाल की चीज़ है। चाहे कोई चैनल हो, उसके लोगों से वो जिस तरीके से बातचीत करते हैं, और मीडिया एक्सपोज इस तरह से हो रहा है कि वो जो बातचीत करते हैं वो सरकार के पक्ष की बातचीत करते हैं और किसानों को समझाने की कोशिश करते हैं कि सरकार तो सही कर रही है, आप ही लोग गलत कर रहे हो। और उसका जो जवाब किसान देते हैं वो एक नए तरह की, एक जिसको हम कहें कि एक सैद्धांतिक किताब बनती चली जा रही है, जो आपने कहा। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किसानों ने ये जो असर डाला है देश में, कि आर्थिक सवालों के ऊपर लोगों को जागृत किया, और दूसरा मीडिया को भी काउंटर किया, राजनीति को भी काउंटर किया, पार्टियों को भी काउंटर कर रहे हैं वो कि आप यहाँ आ रहे हो हमारे साथ बैठो, हमारे मंच पे नहीं आओगे। इसके बावजूद लोग दौड़ रहे हैं और किसानों के नाम पे ही अब अपनी पंचायत कर रहे हैं, जैसे कांग्रेस ने शुरू किया अभी। तो इन सब का असर कुल मिलाकर के पार्टियों का क्या होगा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन किसानों ने तो अभी तक अपनी छाप एक छोड़ी है, और ऐसी छाप छोड़ी है जो, अभय जी आपसे कमेंट चाहता हूँ, जो वो बार बार कहते हैं कि अभी तो हमने कानून वापसी की मांग की है तब आपको इतनी परेशानी है, जब हम गद्दी वापसी की मांग करेंगे तो क्या होगा, गद्दी वापसी। ये सारी चीजें ऐसी जो देश में एक नई समझ के पैदा होने की का इशारा कर रही हैं। अभय जी। संतोष जी, मैं आपके विश्लेषण से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं इसको कुछ हिस्सों में बांट कर उस पर अपनी राय दूंगा। पहला हिस्सा तो आपका ये है कि इसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सांप्रदायिक एकता स्थापित की। ये बात बिल्कुल सही है। जो महापंचायतें हो रही हैं उन महापंचायतों में 40 से 50% किसान जो होते हैं वो मुसलमान होते हैं, और मंच से भी वो लोग बोलते हैं। तो वो जो चरण सिंह जी ने, जो चौधरी चरण सिंह ने जो मजगर वाली एक चुनावी रणनीति अपनाई थी, जिसमें मुसलमान, जाट, अहीर, गुजर, मजगर वाली जो राजपूत, ये जो नीति इनका जो एक गठजोड़ बनाया था, इस गठजोड़ की तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोबारा जा रहा है। तो ये तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहानी। लेकिन अगर आप हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति की थी उसमें जाट और गैर जाट को विभाजित कर दिया था। यह देखना अभी बाकी है कि क्या वहां पर गैर जाट और जाट का विभाजन अभी भी पूरी तरीके से कायम है,
या किसान आंदोलन के कारण, तो देखिए इस किसान आंदोलन के पीछे आड़तिया समाज भी है, और आड़तिये किसान नहीं होते हैं, वो हिंदू व्यापारी जो होते हैं वो आड़तिये होते हैं। अगर आड़तिया समाज वास्तव में इस किसान आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, अभी देखिए प्रोफेसर योगेंद्र अलग ने एक बहुत दिलचस्प लेख लिखा, जो लेख ये बताता है कि जो हरित क्रांति का इलाका है, यहाँ पे जो आड़तिये हैं वो उस प्रकार के बिचौलिए नहीं है जिस प्रकार के बिचौलियों की हम लोग निंदा किया करते हैं। ये लोग किसानों के साथ में आत्यंतिक रूप से जुड़े हुए हैं, कि किसानों को कर्ज भी देते हैं, उनकी फसलें भी बिकवाते हैं, और वो एक अलग तरह की दुनिया है, अलग तरह का पूरा संसार है जो कि हरित क्रांति की पैदाइश है। तो अगर ये इन आड़तियों की सारी हमदर्दी इस आंदोलन के साथ है, क्योंकि अगर वो पूरा संसार मिट जाएगा इन 3 कृषि कानूनों से, तो सबसे ज्यादा किसानों पर भी मार पड़ेगी और साथ में आड़तियों पर भी मार पड़ेगी। और आड़ती जो है वो गैर जाट और गैर किसान परिवारों से आते हैं। तो देखना ये है कि आर्थिक मांगों का ये जो आंदोलन है, ये अगर जिस तरह हिंदू और मुसलमानों के बीच में इसने एकता करा पाई है, टूटी हुई एकता को दोबारा स्थापित कर पाया है, तो क्या ये हिंदुओं के बीच की एकता को दोबारा स्थापित कर पाएगा हरियाणा में? जहां तक पंजाब का सवाल है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिफर हो चुकी है पूरी तरह। पहले भी वो अकाली दल की जूनियर पार्टनर थी, लेकिन इस आंदोलन के बाद से जो कुछ भी उसकी राजनीतिक पूंजी थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। ऐसा लगता है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ही नहीं बचा है। राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहां का जाट समाज और गुर्जर समाज और मीणा समाज पहली बार इस आंदोलन के दबाव में एकता की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये केवल दो संप्रदायों के बीच के एकता का ही सवाल नहीं है, ये व्यापक हिंदू समाज में आर्थिक प्रश्नों के ऊपर, जो मुख्यतः सेकुलर प्रश्न होते हैं, उनके ऊपर एकता की तरफ भी ले जाने वाला आंदोलन है। और मैं ये मानता हूं कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में मतभेद पैदा करना, कोई घटना हो जाना या करवा देना और उसके आधार पर फिर से दोनों को लड़वा देना ज्यादा आसान है। लेकिन जब हिंदुओं के विभिन्न हिस्सों के बीच में एकता होगी और सेकुलर प्रश्नों के ऊपर एकता होगी, और वो कुल मिलाकर सांप्रदायिक राजनीति की विरोधी एकता होगी, वो एकता कहीं ज्यादा मजबूत और बहुत प्रभावी होगी। देखिए आरक्षण के सवाल पर फूट पड़ी हुई है। भाई मीणा लोग चाहते हैं कि उन्हें शेड्यूल ट्राइब में डाल दिया जाए, अनुसूचित जनजाति में डाल दिया जाए। जाट बहुत सावधानी से देख रहे हैं कि किसको कौन सी कैटेगरी मिलने वाली है। राजस्थान के जाट, मीणा लोग नहीं चाहते हैं कि गुजरों को शेड्यूल ट्राइब बनाया जाए। तो ये सब जो विवाद थे इस आंदोलन के दबाव में, ये सारे के सारे विवाद जो है पृष्ठभूमि में चले गए, और किसान समुदायों की तरह ये तमाम जनता जो है वो एकजुट हो रही है इस आंदोलन की। ये इस आंदोलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम लोग आमतौर पर हिंदू मुसलमान वाले मसले को ज्यादा देखते हैं, इस मसले पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं ये ठोस उपलब्धि होगी अगर ऐसा हो गया तो। बिल्कुल। अभय जी, एक नई चीज ये देखने और जो आपने राजनीतिकरण का पहलू उठाया, दूसरा हिस्सा आपके वक्तव्य का ये था कि एक अनूठा राजनीतिकरण हो रहा है, एक अनूठा पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, जिसमें सब लोग एक ही तरह की भाषा बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी प्रशिक्षण शिविर से निकल कर आ रहे हो। आजकल तो प्रशिक्षण शिविर पार्टियां करती नहीं है। एक जमाने में समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टियां जो है अपने कार्यकर्ताओं को शिविर लगाती थी और उनको तमाम प्रश्नों पर दीक्षित किया जाता था, तो उसमें सब लोग एक ही तरह की भाषा बोलते हुए निकलते थे। इस आंदोलन ने एक खास तरह का राजनीतिकरण भी किया है। आप गाजीपुर बॉर्डर पर जाइए, आप टीकरी बॉर्डर पर जाइए, सिंधु बॉर्डर पर जाइए, आप लोगों से बात कीजिए, तो आपको लगेगा कि सब लोग एक ही सी बात कर रहे हैं। यानी कितने पत्रकारों से मेरी बातचीत हुई, वो भी उनके बीच में घूमते रहते हैं। पत्रकारों से जब मैं पूछता हूं तो वो कहते हैं कि भाई एक भी व्यक्ति ने आज तक ऐसा नहीं कहा कि हम सरकार से पीछे हटके कोई समझौता कर लें। अब आज देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री का वक्तव्य देखा होगा आपने आज का, जो आज अखबारों के पहले पन्ने पे, वो अमित शाह से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि ये आप कोशिश करके 1.5 साल के लिए जो कानूनों को टालने वाली बात थी, उनके अमल टालने वाली बात थी, इसको आप 2 साल कर दीजिए। दरअसल सरकार 2 साल करने के लिए तैयार बैठी हुई है। सरकार 2 साल करने के लिए तैयार बैठी हुई है। अनौपचारिक रूप से उसने
अंतिम मीटिंग में जो 22 जनवरी को हुई थी, उसमें किसानों से कह भी दिया था कि हम 1.5 से 2 साल के लिए भी 1.5 से अवधि घटाकर 2 साल कर देंगे इसको मुलतवी करने के लिए। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर 2 साल के लिए किसान ये कानून मुलतवी हो जाते हैं, इनका अमल मुलतवी हो जाता है, तो फिर अभी चल रहा है 2021, इसका मतलब जब ये 2 साल की अवधि खत्म होगी तो 2023 होगा बिल्कुल। और सामने बिल्कुल। लोकसभा के चुनाव दिखाई दे रहे होंगे, चुनाव से पहले का माहौल बन रहा होगा। ऐसी स्थिति में तो सरकार इस तरह के कानूनों को लागू करने की हिम्मत नहीं करेगी। बिल्कुल। तो व्यवहारिक रूप से सरकार ने मान लिया है कि इन कानूनों को लागू नहीं किया जा सकता है, वो केवल अपनी नाक बचाने के लिए अड़ी हुई है। और किसान नेता भी ये समझ गए हैं कि सरकार दबाव में है, इसलिए किसान नेता कहते हैं कि पूरी तरीके से इस कानूनों को वापस करवा लेना उचित है, सरकार को अपनी हार कबूल कर लेनी चाहिए। तो ये जो रस्साकशी चल रही है, ये बहुत दिलचस्प रस्साकशी है। मोदी सरकार पहली बार झुक गई है, दबाव में है, संकट की शिकार है, और उसको झुकाने वाले समझ गए हैं कि वो अपने दबाव में कामयाब है, इसलिए वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भाई मामला आर पार कर लीजिए अभी, और सरकार अगर चाहे तो तीनों कानूनों की वापसी का ऐलान कर सकती है, साथ में एक कमेटी बना सकती है जिसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे, और वो कमेटी दोबारा इन्हीं प्रश्नों के ऊपर सोच कर, जिन प्रश्नों को इस कानूनों द्वारा हल किया जाना चाहता है, इन्हीं प्रश्नों को दोबारा सोच के किसान नेताओं की राय को उसमें शामिल करते हुए इन कानूनों का दोबारा सूत्रीकरण किया जा सकता है और दोबारा उन्हें लोकसभा में रखा जा सकता है, और यहां तक कि राज्यों की राय इसमें ली जा सकती है। याद करिए, संविधान के शायद अनुच्छेद 242 के मुताबिक, 200 या 342 के मुताबिक कृषि राज्यों का मामला है। केंद्र सरकार को इसके ऊपर ये 3 कानून बनाने ही नहीं चाहिए थे। दरअसल ये राज्यों के अधिकारों को हड़प के ये 3 कानून बनाए गए हैं। इस तरह केंद्र राज्य संबंधों में विकृति आ गई है, वो असंतुलित हो गए हैं। और अगर राज्यों की राय भी केंद्र सरकार ले लेगी पूरी तरीके से, उनके प्रतिनिधियों को भी बैठा लेगी, किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को भी बैठा लेगी और फिर ये कानून बनाएगी, तो वो कुल मिलाकर कृषि के क्षेत्र के लिए, पूरे देश के विकास के लिए, पूरी राजनीति के लिए, सार्वजनिक जीवन के लिए, सभी के लिए बहुत लाभकारी होगा। बिल्कुल। अब एक और स्वागत ये करना चाहिए कि ये जो तथाकथित दरबारी मीडिया है, इसके डिस्क्रेडिट होने की वजह से बहुत सारे नए पत्रकार बन गए हैं जो सोशल मीडिया पर अपनी अपनी क्लिपिंग्स डाल रहे हैं, और वही क्लिपिंग सब अगर आप कुछ देख लें तो आपको अंदाजा हो जाता है। एक हरियाणा का या शायद पलवल का, ये कहीं का है या हिसार का है। लड़कों ने पूछा उनसे वहां पे कि ये जो आपने सवाल किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अब जाएंगे गांव में आपसे मिलने के लिए, तो आप क्या बात करेंगे? उन्होंने कहा कि हमसे मिलने गांव में जाएंगे तो वहां उनको सरपंच मिलेगा, किसानों से बात करनी है तो यहाँ आना पड़ेगा जहां हम बैठे हुए हैं। तो उनका कि सरपंच और आप में कोई फर्क है? उन्होंने कहा कि हाँ फर्क है, सरपंच का दिमाग मोदी मोदी है, वो उनका दलाल है हमारे गांव में, और हम किसान आंदोलन के साथ है। अब इस तरीके की भाषा, और वहां पे करीब नहीं तो मेरा ख्याल है करीब 800-900 लोग पीछे थे जब यहाँ पे बात हो रही थी। तो उन लोगों का, किसानों का उत्साह देख करके मुझे लगा कि ये विषय राजनीति में भी लोगों की एक छटनी कर रहा है कि गांव में भी अगर कोई किसी का एजेंट है या रिप्रेजेंटेटिव है, भले ही उनके अपनी जाति का हो, संप्रदाय का हो, वो उसे इंगित कर रहे हैं कि ये तो वहां से जुड़ा हुआ, ये हमारी बात नहीं कहेगा, हमारी बात हम कहेंगे यहाँ पे। एक चीज। दूसरी चीज जो मैं आपसे एक बात पर ध्यान दिलाऊंगा कि एक तो है सरकारी पंचायत प्रणाली, इसमें सरपंच बैठा हुआ है और वो सरकारी दृष्टिकोण से सोचता है। आज वो मोदी समर्थक है, अगर सरकार बदल जाएगी तो हो सकता है वो बदली हुई सरकार का समर्थक हो जाए। एक है हमारी पारंपरिक पंचायत प्रणाली, जिसको आधुनिकतावादी लोग, सेकुलर लोग, तरह तरह के लोग काफी गालियां दिया करते हैं। खासतौर से जाटों की जो खाप पंचायत प्रणाली है, उसने विवाह को लेकर और सगोत्र विवाह और इन सवालों को लेकर कुछ जो कदम उठाए थे, जिसमें कुछ हिंसा भी हुई थी और इस तरह के निर्णय दिए गए थे जिससे
काफी शहरीकृत आधुनिक जीवन में बेचैनियां पैदा हुई थी, और वो बेचैनियां सही भी थी, लेकिन वही खाप पंचायत प्रणाली, जिसका उस सरकारी पंचायत प्रणाली से कोई संबंध नहीं है, एक अलग तरह की भूमिका निभाती हुई दिख रही है। ये भूमिका कंजर्वेटिव किस्म की भूमिका नहीं है जी। ये एक नई राजनीति को आगे बढ़ाने वाली भूमिका है। ये प्रतिरोध का एक व्याकरण जो है वो रचा जा रहा है। इसलिए अभी जब भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को भेजती है, तो वो नेता उस सरपंच से नहीं मिलेंगे। वो नेता खाप पंचायतों के जो चौधरी हैं, जो इन महापंचायतों की वजह से बहुत शक्तिशाली हो गए हैं दोबारा समाज के अंदर, जिनकी जरूरत और मांग बहुत बढ़ गई है, भारतीय जनता पार्टी इन चौधरियों से संपर्क करेगी। लेकिन अभय जी, ये जितने खाप पंचायतें जितनी हैं, ये खाप पंचायतें तो बहुत साफ हैं, और उन्होंने खुलेआम डिक्लेरेशन दिया। अभी सोमपाल जी से मेरी बात हो रही थी 4 दिन पहले, उन्होंने कहा कि सारी खाप पंचायतें किसानों के साथ हैं, और वो अपने यहाँ देख रहे हैं कि जो नहीं जाएगा उसका किस तरीके से बहिष्कार करना है। इसलिए हर एक को इस आंदोलन में जाना ही है और मदद भी करनी है। मैं खाप पंचायतों की बात आपसे कुछ शेयर नहीं कर होगा। रहा ऐसे तो मान लीजिए संजीव बालियान है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। अब उनको जिम्मेदारी दी गई होगी कि आप जाइए बालियान खाप में जाइए और सरकारी पक्ष रखिए। अब ये राकेश टिकैत, उनके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत, ये भी बालियान खाप के हैं, और सुना जाता है कि जब महेंद्र सिंह टिकैत केवल 8 साल के थे, तभी उन्हें बालियान खाप का चौधरी चुन लिया गया था। और बालियान खाप में सर्वाधिक प्रभावशाली अगर कोई परिवार है, अगर कोई हस्ती है, तो महेंद्र सिंह टिकैत की और उनके परिवार की हस्ती है। तो अब ये संजीव बालियान के लिए बहुत मुश्किल है अपनी बात, सरकार की बात, जो लोगों को समझा पाना। वही सबसे बड़ी खाप है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों की, संख्यात्मक दृष्टि से भी बड़ी प्रबल है ये, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसी तरह हरियाणा में भी मुश्किल है, पंजाब में भी बहुत मुश्किलें हैं, ये राजस्थान में मुश्किलें हैं। भाई हनुमान बेनीवाल जो है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही व्यक्ति है, नेता है, वही से वसुंधरा राजे से उनका संघर्ष हो गया था, इसलिए उन्होंने अलग हटके अपनी पार्टी बना ली थी। उसके बाद दोबारा फिर भाजपा के साथ जुड़ गए थे वो, किसान आंदोलन के सवाल में फिर वो अलग हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जो शिव कुमार कक्का हैं, जो मध्य प्रदेश के किसान नेता हैं, संयुक्त किसान मोर्चे के एक महत्वपूर्ण और बड़े ही अभिव्यक्ति कुशल सदस्य हैं शिव कुमार कक्का। वो तो भारतीय जनता पार्टी का जो किसान मोर्चा है, उसके 10 साल से ज्यादा तक अध्यक्ष रहे हैं वहां पर। बाद में मतभेद हो जाने पर उनको वहां से निकाल दिया गया था। उसके बाद वो शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ कई आंदोलन कर चुके हैं, कई बार जेल जा चुके हैं। इसमें जिस तरह की शक्तियां जुड़ी हुई है, किसान के नाम पर विचारधाराएं वगैरह सब स्थित हो गई हैं, जातिगत स्थित हो गए हैं, सांप्रदायिक मतभेद स्थित हो गए हैं, और एक विशाल आंदोलनकारी एकता निकलते हुए दिख रही है। अब ये एकता इसका क्या राजनीतिक फलितार्थ होगा वगैरह, इसके बारे में अभी कुछ कह पाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन राजनीतिकरण की प्रक्रिया जरूर चल रही है, और वो बड़ी मजबूत है, और उसका असर देर तक रहने वाला है। बिल्कुल, और इसके बारे में तो हम बाद में बात करते रहेंगे। पर कल जो हुआ वो कमाल का हुआ, कल और परसों में, कि गुजरात से और खासकर महाराष्ट्र से, कल महाराष्ट्र से टीमें आई गाजीपुर बॉर्डर पर, और उन्होंने जिस तरीके से वो वहां से आए और रोने लगे आकर के सारे किसान, मुश्किल से उनको राकेश टिकैत ने चुप कराया, उनको पानी पिलाया। वो यही कहने लगे कि हमको तो आपने जिंदा कर दिया, बचा लिया, क्योंकि महाराष्ट्र में किसान आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। और एक नई चीज महाराष्ट्र में अभय जी एक चीज और देखने को मिल रही है कि जहां जहां किसानों के गढ़ हैं, वहां वहां सरकार कोरोना को लेकर के बंदी कर रही है। यवतमाल, वर्धा, ये जो पूरा इलाका है, इस इलाके में कि कोरोना फैलेगा, कोरोना फैलेगा, कोरोना फैलेगा, कोई नहीं निकल सकता। और यहाँ ये कोरोना को लेकर के अब किसान आंदोलन को डिस्टर्ब करने की एक नई कोशिश इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है, और मुझे लगता है ये बॉर्डर पे भी करेगा, जो दिल्ली के चारों तरफ आपने कहा। पर जिस तरीके से किसानों का रिला चला आ रहा है दूसरे प्रदेशों से, वो ये बताता है कि ये
उनके पास साधन नहीं है, इसलिए वो ट्रक और लॉरी या ट्रैक्टर में नहीं आ पा रहे हैं, पर उनके मन में ये आंदोलन समाया हुआ है, इसीलिए 200-200, 500-500 की रैलियां यहाँ आ रही हैं। जैसे उड़ीसा से आई थी, वो लोग यहाँ आए, इतने दिन रहे, अब वापस लौट गए कि हम वहां आंदोलन करेंगे। उसी तरीके से कल महाराष्ट्र के लोग पहुंचे, गुजरात के लोग पहुंचे। तो जब महाराष्ट्र गुजरात के लोग पहुंचे, कर्नाटक के लोग पहुंचे, और कर्नाटक के बारे में आपको शायद जानकारी होगी कि वहां पे आंदोलन ऑलरेडी चल रहा है, ये किसानों का। इस स्थिति को लेकर के मुझे ये लगता है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आंदोलन व्यापक भी हो रहा है और आंदोलन एक राजनीतिक समझ भी हो रहा है। देखिए पर बिल्कुल ये जो आंदोलन दूसरे का प्रदेशों, चरित्र पिछले 26 एक मिनट, जो दूसरे प्रदेशों के लोग आ रहे हैं वो क्या संकेत दे रहा है? 28 जनवरी की घटना के बाद में पहले से ही इस आंदोलन में अखिल भारतीय आंदोलन होने के तत्व मौजूद थे, क्योंकि मसला केवल हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसानों का तो है नहीं। मसला तो उन सभी किसानों का है जो हरित क्रांति के बाद में अपनी फसलों को उगाकर बाजार में बेचते हैं, जिन्हें मंडियों की जरूरत है, जिन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की जरूरत है। और ऐसे किसान कर्नाटक में हैं, प्रोफेसर राजेंद्र स्वामी के नेतृत्व में वो पहले भी आंदोलन करते रहे हैं। ऐसे किसान महाराष्ट्र में हैं, जो शरद जोशी के नेतृत्व में, मेरे ख्याल से इस आंदोलन की पूरी जो दागबेल है वो शरद जोशी के नेतृत्व में पड़ी थी 70 के दशक में, आपको याद होगा। ऐसे किसान गुजरात में बड़े पैमाने पर हैं। गुजरात में जब मारुति को वहां की सरकार ने एक बहुत ही उपजाऊ जमीन देने की कोशिश की, तो वहां के स्थानीय किसान नेता के नेतृत्व में 10,000 ट्रैक्टर बाहर निकल आए थे और सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े थे। जिस तरह का यहाँ ट्रैक्टर रैली हुई थी, उस तरह की ट्रैक्टर रैली गुजरात में सरकार को झुकाने के लिए हो चुकी है। तो इस आंदोलन का चरित्र अखिल भारतीय होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ था। 28 जनवरी की घटना एक ट्रिगर पॉइंट बन गई और उसने सभी जगह वो जोश और उत्साह फूंक दिया। अब स्थिति यह है कि दिल्ली का घेरा भी पड़ा हुआ है, साथ में रेल का चक्का जाम भी कामयाब हो रहा है, महापंचायतें भी चल रही हैं और दूर दराज प्रदेशों में भी आंदोलन की हो रहा है या आंदोलन की सुबुगाहट शुरू हो गई। और इन चीजों से क्या होता है, इसको स्नो बॉलिंग कहते हैं, यानी इन चीजों का राजनीतिक असर क्या होगा। मुझे तो लगता है इन चीजों का राजनीतिक असर काफी सरकार विरोधी भावनाओं में निकलना चाहिए। अब देखिए गुजरात में स्थानीय निकायों के चुनाव अभी हुए हैं, आज हो रहे हैं। हाँ, हो रहे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब के परिणाम तो हम लोग देख चुके हैं। गुजरात के स्थानीय निकायों के चुनाव पर भी हम लोगों को थोड़ी नजर रखनी चाहिए कि वहां का क्या नतीजा निकलता है। और फिर अब तो हिंदुस्तान में चुनाव लगातार होते रहते हैं। अगर एक चुनाव में इसका असर दिख गया तो आप समझ लीजिए कि सिलसिला बन जाएगा। अभय जी, एक चीज और मैं आपसे विश्लेषण जानना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि इस आंदोलन में नौजवानों का हिस्सा बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इस आंदोलन में भूतपूर्व सैनिकों का हिस्सा बहुत बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस और सेना के रिटायर्ड सिपाहियों का, सैनिकों का हिस्सा बहुत बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, छात्रों की भागीदारी, बिल्कुल। तो जो छात्रों की भागीदारी, संगठित तौर पर गांव से नौजवानों का आना और यहाँ बैठना, इन्हें मदद करना, और सेना के जो सिपाही हैं अभी सर्विस में, वो घर आ रहे हैं और अपनी वर्दी उतार करके आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। कुछ तो सेना की वर्दी में ही इस धरने में शामिल हुए। ये सारी ये संकेत क्या करता है, क्या किस तरीके का भविष्य आप अगले 6 महीने, साल भर में देखते हैं? मैं सिर्फ सेना के लोगों की जो जय जवान जय किसान वाला नारा है, और जवान आ रहा है, देख रहा है मेरा पिता यहाँ बैठा हुआ है, तो वो घर नहीं जा रहा है, पिता के पास आता है और अगले दिन वर्दी उतार के खुद धरने में शामिल हो रहा है। ये संकेत क्या दे रहे हैं? संकेत तो स्पष्ट है। संकेत तो स्पष्ट है कि आंदोलनकारी एकता बन रही है, विभिन्न समुदायों की बन रही है, विभिन्न पेशों की आंदोलनकारी एकता बन रही है, विभिन्न समुदायों की आंदोलनकारी एकता बन रही है और विभिन्न संप्रदायों की आंदोलनकारी एकता बन रही है, विभिन्न संस्कृतियों की आंदोलनकारी एकता बन रही है। और ये एक अनूठी घटना घटित हो रही है। सरकार, मुझे ताज्जुब है कि सरकार इन चीजों को क्यों नहीं देख समझ रही है, क्योंकि अंततः इसका नुकसान सरकार की छवि को होगा। सरकार को ये दिख गया है कि नुकसान शुरू हो गया है,
शायद सरकार को भी ये नहीं दिखा है कि ये नुकसान बहुत बढ़ के उस स्थिति में पहुंच सकता है जहां से शायद वापसी मुश्किल हो जाएगी। तो ये मुझे जरूर ताज्जुब है। मैं इस सरकार को मानता हूं कि इसके रणनीतिकार बड़े होशियार हैं। पिछले 7 साल में उन्होंने कोई बहुत ज्यादा बड़ी गलतियां नहीं की हैं और आपको विपक्ष कमजोर रहा है, इसकी शायद उनकी गलतियां उतना नुकसान उन्हें नहीं पहुंचा पाई, इतना नुकसान उन्हें पहुंचना चाहिए था। लेकिन ये जो गलती सरकार कर रही है, और इस सरकार में एक प्रवृत्ति है, वो सोचती है कि हर चीज को प्रबंधित किया है सरकार, मैनेज किया है। सरकार के मैनेजर्स बहुत जबरदस्त हैं। तो वो शुरू में सोचती रही कि इस आंदोलन को भी मैनेज कर लेगी। जैसे पहली बैठक हुई तो उन्होंने फौरन एक किसान नेता से खुफिया बातचीत करनी शुरू कर दी। इस तरह की बहुत सारी मतलब अलग से कुछ किसान नेताओं को बुला के बातचीत की। फिर मीडिया के जरिए आप आंदोलन को प्रबंधित करते हैं, इस तरह की रणनीतियों के जरिए आंदोलन को प्रबंधित करते हैं। ये अफवाह भी उड़ाई गई कि इस कानूनों के समर्थन में एक नया किसान आंदोलन शुरू हो जाएगा, जो कि आज तक नहीं शुरू हो पाया। हाँ, तो ये सरकार अभी भी इस मुगालते में है कि वो इसको प्रबंधित कर सकती है। समस्या ये है कि इन तमाम किसानों को ये यकीन हो गया है कि उनकी आमदनी खतरे में है। ये 3 लाख रुपए सालाना से लेकर 12 लाख रुपए सालाना तक कमाने वाले किसान हैं, जो गरीब और मझोले किसानों की श्रेणी में आते हैं। छोटे किसान है या मझोले किसान है, उनकी श्रेणी में आते हैं। मोदी जी को नया चस्का लगा है छोटे किसानों का नेता बनने का, लेकिन छोटे किसान तो खुद ही आंदोलन कर रहे हैं। अगर छोटे किसान इस आंदोलन में भाग नहीं लेते तो भीड़ कहां से आती? ये भीड़ 50 एकड़ के किसान की भीड़ थोड़ी ना है। जो सोमपाल जी ने आपसे कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। अब तो अखबारों में तमाम कृषि अर्थशास्त्रियों ने लेख लिखना शुरू कर दिया है और वो तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से जो छोटा किसान है उसको भी एमएसपी की जरूरत होती है और बड़े पैमाने पर वो एमएसपी पे टिका हुआ है। तो मोदी जी जिन किसानों का नेता बनना चाहते हैं वही किसान इस आंदोलन की भीड़ है। अगर कोई पिरामिड है तो उस पिरामिड का आधार वही किसान है। तो इस दृष्टि से ये घटित हो रही है, इस घटना के विभिन्न पहलुओं पर आपकी भी निगाह है, मेरी भी निगाह है, और हम लोग लगातार इस निगाह को बनाए रखेंगे। और मुझे लगता है कि सरकार ने इस आंदोलन को 80 दिन और चलने दिया तो ऐसी क्षति होगी इस सरकार को जिसकी कभी कोई पूर्ति नहीं हो पाएगी। और वो अभय जी मैं आखिरी प्रश्न ये पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप अपनी तरफ से समापन की तरफ जा रहे हैं, पर एक सवाल मेरा है। आपने एक महत्वपूर्ण इशारा किया, क्योंकि आप शुरू से छात्र आंदोलन से भी जुड़े रहे हैं। ये आपने इशारा किया कि छात्र बड़ी संख्या में इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ये सत्य है। एक तो इसके बारे में कुछ जानकारी अगर आपके पास हो तो दीजिए। दूसरा जानकारी है विश्लेषण कि छात्र क्यों समर्थन कर रहे हैं, नंबर 1, क्योंकि उसको तो टेररिस्ट कहते हैं। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल है कि बुद्धिजीवी इस आंदोलन के साथ क्यों खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, बुद्धिजीवी तो आंदोलन के साथ हैं। मैं नहीं मानता हूँ बुद्धिजीवी 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक वो हिस्सा है जो आंख बंद करके सरकार की हर बात में हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन एक दूसरा हिस्सा है जो तथ्यों और आंकड़ों को लेकर सरकार की आलोचना करता है। और आज ही आप देखिए, एक मिनट मैं आपको प्रोफेसर देवेश कपूर का हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल पढ़िए। इससे पहले प्रोफेसर योगेंद्र अलग का लेख हम लोग देख चुके हैं। मैंने इस तमाम तरह के बुद्धिजीवियों द्वारा लिखे गए लेखों की एक फाइल बनाई है जिसके अंदर बड़े दिलचस्प तर्क, आंकड़े और तथ्य मौजूद हैं, और उनके आधार पर मैं एक बड़ा लेख लिखने वाला हूं। बुद्धिजीवी बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन के तर्कों को समझ रहे हैं और उसका समर्थन कर रहे हैं, और सरकार ने जो रवैया अपनाया है इस रवैये की बड़े पैमाने पर आलोचना भी हो रही है। ये बात सही है, सरकार के अपने बुद्धिजीवी भी हैं जो हर सरकार के होते हैं, वो उसके समर्थन में लिख बोल रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे उन्होंने लिखना भी कुछ काफी कम कर दिया है। पहले शुरू में बहुत जोश के साथ उन्होंने कहना शुरू किया था कि केवल 2 लाख परिवारों का आंदोलन है और ये केवल अमीर किसानों का आंदोलन है, इसमें गरीब किसानों का हित इन कानूनों से होगा। इस तरह के तमाम तर्क दिए जा रहे थे। सभी लोग कहते हैं कि खेती को नई पूंजी की जरूरत है, खेती में निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, खेती को नई प्रौद्योगिकी की, नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है,
खेती को नए बाजार तंत्र की जरूरत है। ये सब आवश्यकताएं हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो 3 कानून करने के नाम पे 3 कानून बनाए गए हैं, ये उसका सही तरीका नहीं है। बिल्कुल। इन तमाम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विधि व्यवस्था मजबूत की जानी चाहिए, नए कानून बनने चाहिए। मेरा मानना है वो राज्यों के स्तर पर बनना चाहिए। राज्य सरकारें अपने अपने इलाके की जरूरतों को ध्यान में रखकर वो कानून बनाएंगी। मसलन अगर ये 3 कानून खेती का विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन, फसलों की डाइवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो ये भी सारे लोग, सारे किसानों को डाइवर्सिफाई करने की दिशा में नहीं धकेला जा सकता है। सबसे योगेंद्र अलग का तर्क है कि पंजाब और हरियाणा के वो हिस्से जहां पर जमीन पूरी तरीके से सिंचित है, वो लोग गेहूं और चावल ही पैदा करेंगे। लेकिन हरियाणा का वो हिस्सा जहां पर इंदिरा गांधी कैनाल का पानी बहुत कम आता है, जो सिंचित नहीं है, कम सिंचित है, वहां पर दालें उगाई जा सकती हैं, वहां पर और दूसरी फसल उगाई जा सकती है। तो फसलों के डाइवर्सिफिकेशन का जो तर्क है, वो भी तर्क ऐसा नहीं है कि सारे किसानों को आप डंडे से हाँक दें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ। ये जो सरकार का तरीका है, एक राष्ट्र एक कानून, सब एक लोकतंत्र, सब चीज एक कर देनी है, मतलब तो पूरा समरूपीकरण का पाटा लगा देने का जो फंडा है पूरा का पूरा, ये फंडा भी ये प्रश्नांकित हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी पता चल रहा है कि हमारा कृषि मंत्रालय कितना बेवकूफी काम करता रहा है। जो आप बात कर रहे हैं, इसकी प्लानिंग उसने कभी देश के किसानों के सामने रखी ही नहीं। भाई अगर किसान देखिए, ये सब लोग जिन जिन बुद्धिजीवियों की मैंने नाम लिए चर्चा की, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो सरकारी कमेटियों में रहे हैं, सरकारी नीतियां बनाते रहे हैं, योगेंद्र तो केंद्रीय मंत्री तक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कानून बनाते समय विशेषज्ञों से भी कोई राय नहीं ली गई है। किसान नेताओं की बात को छोड़ दीजिए, ये लोग प्रोफेसर हैं और इंटेलेक्चुअल हैं, बड़े कृषि नीति के जानकार हैं, बैठे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी रहे हैं, उनसे भी कोई राय नहीं ली गई है। तो कानून के पीछे जो मोटे तौर पर इरादा लगता है, वो इरादा ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उसको लागू किया गया है, जिस तरह कानून बनाए गए हैं, वो किसानों को ये भरोसा दे पाने में असमर्थ है कि भाई उनकी आमदनी और उनके जीवन की उनकी आमदनी और उनकी रोजी रोटी की रक्षा ये कर पाएंगे कानून। यही है वो बात जिस तरह से आंदोलन हो रहा है, और सरकार इसको समझ के भी न समझने के लिए तैयार नहीं है। सोमपाल जी अटल जी के साथ कृषि मंत्री थे जी, वो हमारे प्रोग्राम में आए तो उन्होंने खतरनाक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये सारे कानून मल्टीनेशनल्स के इशारे पर देश के जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं उनके लोगों ने बनवाए। इस तरीके से उन्होंने कहा कि ताकि ये किसानों से उनका सारा 1 साल या 2 साल में जो प्रोडक्टिविटी है, जो उनकी जमीन है, मतलब कुल मिला के उन किसानों के हाथ से छीन जाए या किसानों का कंट्रोल उसके ऊपर से खत्म हो जाए। इसी तरह के नियम कानून के पास नहीं जा सकते, वो उनको एसडीएम के पास जाना पड़ेगा। टोपल जी ने बड़ा विस्तार से इसको बताया था। तो मैं आखिर में सिर्फ आपसे यही कह रहा हूँ कि ये जो आप कह रहे हैं कि इनसे राय नहीं ली, लेकिन राय किनसे ली गई उसका इशारा जो सरकारी तंत्र में रह चुके हैं, जैसे मैं नाम ले रहा हूँ कृषि मंत्री जी का, तो वो बिल्कुल देखने वाली चीज है, सोचने वाली चीज। अभी थोड़ा इस मामले में कुछ तथ्य और सामने आने चाहिए कि आखिरकार किन लोगों की राय से ही कानून बनाए गए हैं। मतलब वो कौन लोग थे जिन्होंने कानूनों को ड्राफ्ट किया है, उनके संपर्क कहाँ थे। जैसे प्रधानमंत्री ने शुरुआत में अपने एक वक्तव्य में कहा था कि एक नौजवान आएगा जो किसानों को बताएगा क्या करना है, तो वो बहुत चौंकाने वाली बात थी कि वो नौजवान किसकी नुमाइंदगी करेगा। वो नौजवान सरकार की नुमाइंदगी करेगा, वो पढ़ा लिखा नौजवान सरकार की नुमाइंदगी करेगा, कारपोरेट पूंजी की नुमाइंदगी करेगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नुमाइंदगी करेगा, विश्व बैंक की नुमाइंदगी करेगा, या दुनिया में बड़े बड़े जो खाद बनाने वाली और बीज बनाने वाली फर्में हैं उनकी नुमाइंदगी करेगा। वो कौन होगा जो भारत के किसानों को पुनर्शिक्षित करने के लिए आ रहा है? ये सब बातें देखने की है। नहीं, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है इन सवालों को उठाना शुरू करना चाहिए। जरूर उठाना शुरू करना चाहिए। अब ये आज की चर्चा बहुत अच्छी रही और आपके लिए तो देश के जो सोचने समझने वाले वो और जो सोचना समझना चाहते हैं वो दोनों ही आपका इंतजार करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद
और अभी भी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। अगली बार हम उन कमेंट से आपको परिचित भी कराएंगे और उनकी राय भी डेफिनेटली बताएंगे कि अगर उनकी कोई राय उनको चाहिए आपसे तो उसके बारे में भी जिक्र करेंगे। जरूर तो जरूर। आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार। बहुत